सभी साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से हमारी एक कक्षा जो है वो लगातार नहीं थी। इसका एक कारण है कि बहुत ज़्यादा बिजी मैं रह रहा था 2 दिनों से, और कोशिश कर तो रहा था मैं कि अब जैसे क्लास अपलोड कर दूं, लेकिन क्या करें, अब बिजी रहे तो बिजी रहे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अध्ययन को लेकर पूरी तरह से मग्न होंगे। ठीक है, तो इस अर्थशास्त्र की जो हमारी कड़ी चल रही थी, उस अर्थशास्त्र की कड़ी में एक तीसरी कक्षा लेकर, एक छोटी सी तीसरी कक्षा लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये कक्षा छोटी जरूर है, लेकिन इसमें पढ़ने के लायक बहुत सी चीजें अच्छी है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीजें इसी कक्षा में आपकी कवर हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो आप इस कक्षा की जो अब नए अगर कोई बच्चा आया है तो वो उस कक्षा को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, है ना। चलिए शुरू करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्र हमने पढ़ लिए थे। विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो है उनके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था, ठीक है, विकास की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, इसके आधार पर हम देखते हैं। तो पहली जो आती है वो है विकसित अर्थव्यवस्था। इनके हमने पार्टीशन देख लिए थे, कैसे किस प्रकार थे, है ना। विकसित, विकासशील या जो अल्प विकसित है, उनके हमने पार्टीशन देख लिए थे। जो एक विकास के आधार पर था, एक पूंजी के आधार पर था, एक जैसे अपने कह सकते हैं कि खुली और बुंद अर्थव्यवस्था के आधार पर था, कि यानी दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध के आधार पर हमने बताए थे, है ना। चलिए, तो विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड कंट्रोल जो इकोनॉमी है, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्चतम रहे, यानी कि सबसे ऊंचा, ठीक है, तो उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अच्छा, आज मैं आपसे एक बात और मैं माफी चाहूंगा कि आज पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पीडीएफ है वो जैसे किसी कारण से मेरे दूसरे फोन में रह गई है, और इस फोन में मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इनको नोट कीजिए। जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्चतम होता है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अगर आपका विकास पूर्णतः है, पूर्णतः आप विकसित हैं, पूर्णतः आपका विकास हो चुका है, आर्थिक विकास आपका पूर्णतः हो चुका है, यानी कि एक तो आपके ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, पहली चीज। ठीक है, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। आपकी प्रति व्यक्ति जो मतलब सकल राष्ट्रीय आय, जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जिसे हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपसे पूछा भी था कि इसको सकल राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं, अगर वो उच्चतम है, अच्छी है, तो आप विकसित अवस्था में है। ठीक है, ये चलिए, विश्व बैंक के अनुसार, ये आ गया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कक्षा 12 की किताब से इसे उठाया है, कक्षा 12 एनसीईआरटी से इसे उठाया है। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट, आपको मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप मुझे बताएं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएं जहां प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल आय, सकल जो राष्ट्रीय आय होती है, प्रति व्यक्ति सकल आय जो होती है, वो $12,535, 12,535 कितनी है, $12,535। ये डॉलर का निशान होता है ना, ये रुपए का निशान ऐसे होता है, ये डॉलर का निशान होता है ना। चलिए, तो $12,535 प्रति व्यक्ति सकल जो राष्ट्रीय आय है, या उससे अधिक, या उससे अधिक है, यानी कि या तो इतनी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी है, सॉरी मतलब जो विकसित के लिए जो जितनी होती है ना, विकसित के लिए मिनिमम तो इतनी है, या उससे अधिक होनी चाहिए, विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिए, विकासशील, एक तो होता है विकसित, एक होता है विकासशील। अब विकासशील जो अर्थव्यवस्था है उसको देखिए मैं किस प्रकार से परिभाषित कर दे रहा हूं आपके लिए। देखिए, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग क्या होता है, अगर अंग्रेजी पढ़ी है तो जिसके पीछे ING लगा हो, उसमें क्या होता है कि वो काम अभी हो रहा है ना, वो काम हो रहा है। और जिसके पीछे ED लगा हो तो वो काम हो चुका है। यानी कि पहले हमने क्या पढ़ा था, देखिए डेवलप्ड, ये देखिए डेवलप्ड, इसके पीछे क्या लगा है, ED, यानी कि अंग्रेजी के शब्दों पर भी आपने गौर करनी है ना। तो डेवलप्ड यानी कि ये अर्थव्यवस्था तो अपने विकास को प्राप्त कर चुकी है। और दूसरा हमने देखा है डेवलपिंग, डेवलपिंग, जो डेवलपिंग है, यानी कि ये विकास को प्राप्त कर रही है, धीरे धीरे कर रही है ना।
चलिए अब देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें विकास और आर्थिक समृद्धि उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनमें विकास और आर्थिक समृद्धि, यानी समृद्धि क्या होती है, समृद्धि, आप मुझे कमेंट में बताएं कि जो समृद्धि यहाँ पर टॉपिक जो नाम मैंने दिया है समृद्धि, इसका अर्थ क्या है। या उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो, या तो प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, या उच्चतम जो स्तर है उसको प्राप्त करने पर अग्रसर हो, यानी कि लगातार उसको प्राप्त करने के लिए हो। ठीक है, इसमें देखिए दो पार्ट आते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो निम्न मध्यम आय वर्ग व्यवस्था। ठीक है, निम्न मध्यम आय वर्ग व्यवस्था, यानी कि इसमें निम्न मध्यम होगी लेकिन कम, $1036 से लेकर $4045 तक। ठीक है, और ये है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये कमेंट में बताना है आपको मेरे को क्या होती है, मैं नहीं बताऊंगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद देखिए उच्च मध्यम आय व्यवस्था, उच्च मध्यम आय वर्ग व्यवस्था 4045 से लेकर 12,535 व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, यानी इसको इस प्रकार समझिए आप, ये है, ये $12,535 अगर किसी व्यक्ति के मतलब किसी राष्ट्र में किसी व्यक्ति के पास मतलब सकल राष्ट्रीय आय उसकी है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय उस व्यक्ति की है, तो ये है डेवलप्ड। अब नीचे से अगर मैं बात करूं, यहाँ से विकसित का स्तर स्टार्ट होता है, ये है $1036 तक। ठीक है, ये $1036 है जहां से स्तर स्टार्ट होगा, यानी कि स्तर शुरू होगा। ठीक है, अगर ये स्तर, ये यहाँ पर इसका कोई मध्यम मतलब माध्यक मान लिया, मध्य मान लिया भाग, ठीक है, यह है $4045 है, तो ये विकसित का ही है, ये विकसित का ही $4045। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक जो आएगा वो तो होगा निम्न मध्यम आय, लेकिन निम्न मध्यम आय विकसित वाली बता रहा हूं मैं, सॉरी विकासशील वाली बता रहा हूं, विकासशील वाली निम्न मध्यम आय। ठीक है, निम्न मध्यम आय, और इससे जो ऊपर रहेंगे वो होंगे विकसित, यानी कि इससे ऊपर जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, विकसित रहेंगे। यहां से यहां तक ये विकसित है, और ये जो है, ये जो वर्ग है ये उच्च मध्यम, ठीक है, विकास में, और ये जो है ये निम्न मध्यम। आगे समझ में, यानी कि यहां से यहां तक तो है निम्न, और यहां से यहां तक है उच्च मध्यम आय वर्ग व्यवस्था, यानी कि विकासशील देशों की, और यहां से लेकर ये जो है इससे ऊपर ऊपर वाला भाग जो भी है ये है विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अब आएंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की ओर। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की ओर। देखिए अल्प विकसित का अर्थ क्या होता है, अल्प विकसित का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड, यानी कि विकासशील से थोड़ी सी नीचे, विकासशील से थोड़ी सी नीचे, यानी जहां से विकासशील शुरू होता है वहां पर ये बेचारी खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात, विकासशील से थोड़ी सी नीचे, यानी कि मैंने आपको एक हायरार्की बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहां से मैंने इसको मीडियम मान लिया, मीडिएटर मान लिया। ठीक है, इसको मीडिएटर, यानी कि यहां से क्या हो गया, यहां तक तो थी 4000 कितनी 45, और ये मीडिएटर जो थी ये थी $1036 वाली, और यहाँ पर ये थी 12,535 वाली, है ना, और इसके ऊपर तो सारी वो प्लस प्लस वाली रहेगी वह, जैसे अपने कह सकते हैं विकसित। यहां से लेकर यहां तक तो थी विकासशील, ये विकासशील थी, और इससे जो नीचे आएंगे ये अंडर डेवलप्ड रहेंगे, अल्प विकसित रहेंगे। ठीक है, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके आर्थिक विकास का स्तर काफी नीचे रहता है, काफी नीचे रहता है, उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इनमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1036 है, इससे कम होती है। ठीक है, अब मैं इन तीनों में आपको छोटा सा एक कंपैरिजन करके एक छोटी सी चीज को मैं बता देता हूँ। विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे पहला उदाहरण जो आता है वो आता है अमेरिका, सबसे पहला उदाहरण अमेरिका। ठीक है, चलिए विकासशील, इसमें सबसे अगर मुख्य उदाहरण अपने दे सकते हैं तो हमारा प्यारा भारतीय विकासशील है। ठीक है, और आपको मैं बताऊं कि जो ये दक्षिण अफ्रीका वाले देश है ना, नाइजीरिया, ये इसमें आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, ये तो किसमें थी, विकास के आधार पर, विभिन्न विकास की अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर भी मैं बात करना चाहूँ आपसे कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जिस सेक्टर्स की हमने बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्षेत्र, उनके बारे में है। ठीक है, इसमें हम 3 क्षेत्र के ही चुनेंगे क्योंकि वो लास्ट वाले जो 3 थे वो तो सेवा क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए देखिए, पहली है कृषक अर्थव्यवस्था, एग्रेरियन इकोनॉमी,
किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पादन में, किसमें है सकल घरेलू उत्पादन। अब ये सकल घरेलू उत्पादन क्या होता है वो भी कमेंट में मुझे बताइए, छोटी छोटी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए। आप देखिए कमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा वो प्रयास कर रही हैं, जिनमें से एक तो निशा पुत्री श्री शिषपाल, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो एक प्रिंस सन ऑफ श्री कानाराम, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और एक है मनदीप कौर पुत्री श्री कुलदीप सिंह औलख, ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक ज्योति आत्माराम, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए इसको जारी रखिएगा। सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहता है? 50% या इससे अधिक, यानी कृषक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन में कृषक जो कृषि होती है उसका उत्पादन में कितना रहता है? 50% या उससे प्लस, ठीक है। और लगभग इसी अनुपात में लोग आजीविका से संबंध कृषि संबंध क्षेत्रों में आजीविका के लिए मतलब इस पर निर्भर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कृषि के लिए अगर 50% या इससे अधिक लोग कृषि पर मतलब वो रहें, निर्भर रहें, तो इसे कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। और सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या कहती है? यदि किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पादन का द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50% या इससे अधिक हो तथा इसी अनुपात में लोग आजीविका के लिए उद्योगों पर निर्भर हों, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे माने इसका क्या हो गया कि उद्योग जो है ये लोग सभी 50% या इससे अधिक उद्योगों पर निर्भर होने चाहिए, ठीक है। और जो सकल घरेलू उत्पाद होता है राज्य सरकार या देश का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि संपूर्ण जो उत्पादन होता है वो लगभग संपूर्ण उत्पादन 50% या इससे अधिक हिस्सा उद्योग क्षेत्र में होना चाहिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र लिखा है, क्या लिखा है? द्वितीयक क्षेत्र। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, विनिर्माण उद्योगों से संबंधित होता है ना, इसलिए। चले देखिए सेवा क्षेत्र, सर्विस इकोनॉमी। सेवा क्षेत्र में क्या है? सर्विस इकोनॉमी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में इसके सकल घरेलू उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र, क्या है? तृतीयक क्षेत्र का 50% या अधिक हिस्सा हो तथा इसी अनुपात में क्षेत्र पर लोगों की आजीविका निर्भर करती हो, इस अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका, जापान, चीन, ठीक है। अमेरिका, जापान, चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? अमेरिका, जापान, चीन। और भारत का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सी होगी? कृषक अर्थव्यवस्था, ठीक है। और औद्योगिक अर्थव्यवस्था ये यूरोप में ज्यादा है। किस में ज्यादा है? ये यूरोप में ज्यादा है, ठीक है। यूरोपीय कंट्री जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है ये। चलिए तो आप अब आपको क्या करना है? आपको 4 काम करने हैं, ठीक है। 4 काम करने हैं, मैं आपको 4 काम बता देता हूँ। पहले पहले तो आपको अर्थशास्त्र में मतलब एक तो जो बेसिक जानकारी है, बेसिक, ठीक है, बेसिक जानकारी, जैसे कोई सिद्धांत का नाम आ गया, या जैसे मैं कह देता हूँ कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। एक आपको जानना है कि घनत्व, घनत्व क्या होता है, जनघनत्व क्या होता है, जनसंख्या प्रस्फोट क्या होता है, विस्फोट मतलब जनसंख्या प्रस्फोट या विस्फोट क्या होता है, आर्थिक मंदी क्या होती है, ठीक है, वो आपको जानना है, ठीक है। तीसरा, आपको अपनी बुक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाटा मिले आप अपने बुक में जरूर उसको अंडरलाइन कीजिए कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया है। या इससे क्या होगा कि आप उन चीजों को 2 बार पढ़ेंगे, पॉइंटों को 2 बार पढ़ने से क्या होता है, याद हो जाता है, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जानकारी देता हूँ सिर्फ 30%। मैं यहाँ पर सिर्फ 30% जानकारी देता हूँ, इसलिए आपको कहता हूँ कमेंट कीजिए, कमेंट आप पढ़ कर करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप अपने सुव्यवस्थित नोट्स बनाएं, ठीक है। और जो चौथा काम आपको करना है वो आपको करना है कमेंट्स का, कमेंट्स और प्लस में क्वेश्चंस। मैं पूरी कोशिश करता हूं इस यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करवाने की, ठीक है। चलिए अच्छा, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो प्लीज, वैसे तो टीचर को ये प्लीज शब्द नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ, प्लीज आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें इस चीज को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि किसी को जरूरत हो। चलिए आज की कक्षा में बस इतना ही। सभी स्वस्थ रहें, सर्दी से बचाव रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।